प्यारे बच्चों, आपको कल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में संक्षेप में जानकारी दी थी। आज हम लैंड यूज के बारे में बताने जा रहे हैं। लैंड को हम किन किन कामों में उपयोग करते हैं, इन सब के बारे में मैं आंकड़ों सहित, डाटा सहित आपको आज बताएंगे। बुक में क्या लिखा वो भी पढ़ेंगे और भी जानकारी देंगे। लिखा है लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज। हम पृथ्वी का, भूमि का विभिन्न उद्देश्यों से हम इसका उपयोग करते हैं। सच एज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, जिस प्रकार से फसल उगाने के लिए कृषि कार्य करते हैं। ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, पशुओं के चराने के लिए। बिल्डिंग हाउसेज, घर बनाने के लिए। रोड, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग जैसी इन सब कार्यों के लिए हम लैंड का उपयोग करते हैं। दिस इज नोन एज लैंड यूज। ये सब काम लैंड यूज कहलाता है। द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड पुट टू सच यूज वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अदर। कहते हैं इसका उपयोग, द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड पुट टू सच यूजेज वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। मतलब विभिन्न तरीके से एक स्थान दूसरे स्थानों पर इसका अलग अलग ढंग से उपयोग किया जाता है। दिस इज कॉल्ड लैंड यूज पैटर्न। इट आल्सो वेरीज विद इन ए रीजन ओवर टाइम। इट आल्सो वेरीज विद इन ए रीजन, किसी क्षेत्र में, ओवर ए टाइम, अधिक उपयोग हो सकता है। द एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन लैंड यूज पैटर्न। इट हैज लेड टू कन्वर्जन ऑफ द फॉरेस्ट एरियाज इंटू cropland and cropland into non-agriculture such as a building, road etc. कहते हैं जिस तरह से हम वनों को काट करके कृषि योग्य भूमि बनाते हैं और कृषि योग्य भूमि से फिर हम नॉन एग्रीकल्चर अर्थात उन पर घर और सड़कें बनाते हैं। ये हमारे यूज जो है लैंड यूज कहलाते हैं। अब इसके बाद लैंड यूज पैटर्न ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर। अब कहते हैं भूमि का उपयोग हर देश में अलग अलग विभिन्न पैटर्नों पर डिपेंड करता है, फैक्टर पर डिपेंड करता है। सच ए टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, एबिलिटी ऑफ वाटर, मिनरल रिसोर्स। मतलब भूमि का उपयोग जलवायु, वहाँ पर पानी की उपलब्धता और मिनरल्स होने पर डिपेंड करता है, मिनरल संसाधन होने पर डिपेंड करता है। तो ये बात आपको संक्षेप में हमने बताया। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इंडिया, जापान, रशिया, यूके, यूएसए ये प्रमुख कंट्री हैं। यहाँ पर कृषि योग्य भूमि कितनी है, चरागाह भूमि कितनी है, वनों में कितनी भूमि लगी है और अदर कार्यों में कितनी भूमि यूज हो रही है, ये उनका परसेंटेज दिया हुआ है आपका। इसके बाद में कह रहे हैं दिस टेबल रिवेल्स दैट इंडिया possesses द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर द क्रॉपलैंड। इस टेबल में हमारे देश में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि पाई जाती है। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम है मोर देन 1/4 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एरिया अंडर द कल्टीवेशन, वाइल द कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ब्राज़ील, चाइना कहते हैं रजिस्टर अंडर द 10% एरिया अंडर क्रॉपलैंड। अब देखिए ये सब बात बताई जा रही है। अपने देश में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि पाए जाने के बावजूद भी हमारे देश में अन्य देशों की तुलना में जो देखा जा रहा है इस समय, वह उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, इतनी अधिक लैंड होने के बावजूद भी।
जिसका कारण, सबसे कारण क्या है? अपने यहाँ देश में पाए जाने वाले अशिक्षा और रूढ़िवादिता, अशिक्षा, अनएजुकेटेड या इलिटरेसी कह सकते हैं, अशिक्षा, और इसके साथ करप्शन, इन सब कारणों के कारण हमारा देश पीछे है। सबसे ज़्यादा करप्शन इस समय विद्यमान है, जिसके कारण हमारा देश हर क्षेत्र में लगभग अनडेवलप कंट्री की अपेक्षा पीछे है। अब इसके बाद में कहते हैं इन्वायरमेंटली स्पीकिंग अ कंट्री मस्ट पॉसेस 33% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट। बात एक और बतानी है मेन, जो इसमें आ गई है, किसी भी देश में उसके 33% भूभाग पर फॉरेस्ट होना चाहिए, और इससे यदि कम फॉरेस्ट हैं तो वहाँ के लिए अनुकूलतम जलवायु, अनुकूलतम फेवरेबल कंडीशन ऑफ क्लाइमेट नहीं होगा, और जब फेवरेबल कंडीशन हमारे लिए नहीं होगी तो अनेक प्रकार की बीमारियाँ, और बीमारियों के साथ वहाँ के लोगों का जीवन निम्न स्तर का होगा। जब वो स्वस्थ नहीं होंगे तो वो भली प्रकार से कार्य नहीं कर पाएंगे, और जब भली प्रकार से कार्य नहीं कर पाएंगे तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं होगी। तो सबसे पहले ज़रूरी है स्वस्थ रहना। कहते हैं स्वास्थ्य ही सफलता की, जैसा कहा जाता है, कुंजी है। तो हर क्षेत्र में स्वास्थ्य अपने में हेल्थ आवश्यक है, हेल्थी होना आवश्यक है। तो यहाँ लिखा है इन्वायरमेंटल स्पीकिंग, जो इन्वायरमेंटली हैं, इन्वायरमेंटली मतलब जो इन्वायरमेंट के जो बारे में जानकारी रखते हैं, वो कहते हैं कि एक कंट्री में मस्ट कम से कम मस्ट पॉसेसेस 33% ऑफ द इट्स एरिया, उसके कुल भूमि का 33% भाग पर पार्ट में आपके वन होने चाहिए। और हमारे देश में अभी भी जो वन हैं, फॉरेस्ट हैं, केवल मात्र 22% है। अब 22% और कहाँ 33%, काफ़ी अंतर है। यदि 33% नहीं होंगे किसी भी देश में वन, तो वहाँ की जलवायु अच्छी नहीं होगी, वहाँ के लोगों का जीवन कष्टदायक होगा। अब इसके बाद में अनफॉर्चुनेटली बहुधा क्या कहते हैं, मोस्ट कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया डू नॉट फुलफिल दिस नॉर्म। According to the given table, only Japan, Brazil, Russia, Canada are favorably placed, while the United States of America stand close to the required percentage. केवल ये आपके देश हैं, कौन कौन? जापान, ब्राज़ील, रसिया एंड कनाडा, ये आपके मुख्य ये देश हैं जहाँ पर पर्याप्त वृक्षारोपण या फॉरेस्ट पाया जाता है। एनिमल स्पेशली डोमेस्टिकेटेड, आप देखिए एनिमल्स के बारे में बताना है। एनिमल स्पेशली डोमेस्टिक आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन्स। इंडिया possesses the largest number of livestock population, yet it has a very small percentage of area under pasture. Canada, Japan and Russia also have very small percentage of area under the pasture, while the Australia, United Kingdom, China, USA, France are first in this respect. इन देशों में चरागाह अच्छे पाए जाते हैं। जिन देशों में चरागाह अच्छे होंगे, पास्चर अच्छे होंगे, वहाँ के एनिमल्स बहुत स्वस्थ और अच्छे होंगे और वे अधिक दूध देते होंगे। इसके लिए भारत सरकार ने भी यहाँ पर अपने देश में वाइट रेवोल्यूशन, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं हिंदी में, चलाया है, जो पशुओं के स्वास्थ्य के लिए और दूध उत्पादन वृद्धि के लिए रेवोल्यूशन चलाया गया है।
The table also illustrates that livestock raised and related economic activities are well developed in Australia, United Kingdom, China, France and Brazil. Forestry and lumbering are well developed in Japan, Brazil, Russia, Canada and USA. लैम्बरिंग का मतलब आप जानते हो, लैम्बरिंग आप फारेस्ट जो काटे जाते हैं उनके गट्ठे बना करके कार्य इन देशों में अग्रणी पाया जाता है, डेवलप्ड पाया जाता है। एज लैंड ये फिक्स्ड एसेट्स, पृथ्वी हमारी भूमि जो एक निश्चित है। देयर टेंड्स टू बी स्टीप competition among various land uses in a given country, keeping in view the nature of land and the needs of the community. Land use has to be planned properly to give the best result. Careless use of land may lead to problems like shortage of cropland, soil erosion, deforestation and डिजर्टिफिकेशन। आप देखिए, भूमि तो हमारी निश्चित है, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएं तो आती हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हम पॉपुलेशन के कारण उनकी डिजायर और वांट्स जो हैं वो भी बढ़ती जाती हैं लोगों की। तो डिजायर और वांट्स या नीड्स के आधार पर डिफॉरेस्टेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन के फलस्वरूप डिजर्टिफिकेशन होता है और डिजर्टिफिकेशन के फलस्वरूप तो फिर खाने को भी नहीं मिलेगा, क्रॉप भी नहीं होगी। तो इस तरह से ये आप बारे में बताया। अब इसके बाद में कहते हैं द अपर मोस्ट ऑफ द लेयर द क्रस्ट विच सपोर्ट्स ऑल फ्लोरा और वेजिटेशन इज नोन एज सॉयल। आप देखिए, हमारे धरातल के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर अपर मोस्ट, सबसे पृथ्वी के ऊपरी भाग क्या कहलाता है? लेयर। और लेयर जो ऊपरी लेयर है वो क्रस्ट के नाम से जानते हैं। विच सपोर्ट ऑल फ्लोरा और वेजिटेशन, जो सभी वनस्पतियों के लिए एक क्या है? सपोर्टर है, और जिसे हम सॉइल के नाम से जानते हैं। ऑल लिविंग बीइंग इंक्लूडिंग ह्यूमन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन सॉइल फॉर देयर सर्वाइवल। आप देखिए, हम सब लोग एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक दूसरे पर डिपेंड हैं। और ऑन सॉयल हम एक दूसरे डिपेंड नहीं हैं, लेकिन मुख्य रूप से डिपेंड ऑन पृथ्वी पर, मृदा पर हैं, मिट्टी पर हैं, डिपेंड हैं, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। अर्थात हमारे जीविकोपार्जन का एक प्रमुख साधन है सॉयल। ह्यूमन्स फुलफिल देयर बेसिक नीड्स फ्रॉम सॉयल ओनली, therefore soil is the most important natural resources for man. It is renewable resources, but soil formation is very slow process and takes hundreds of years to form 1 centimeter of soil layer. Therefore it must be protected from erosion and degradation. हमें इसे मिट्टी के कटाव को रोकना चाहिए। इरोजन का मतलब ये है, इसको रोकना चाहिए। ये मिट्टी के कटाव, यदि ये मिट्टी पानी में या किसी तरह से बह जाती, कट जाती है, तो उस पर फसल अच्छी नहीं होगी, उसकी उर्वरा शक्ति में कमी आएगी, और उर्वरा शक्ति में कमी होना ही डिग्रेडेशन कहलाता है।